नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि आखिर क्यों दुबई के गोल्ड के पीछे पड़े रहते हैं भारत के स्मगलर। देखेंगे क्या भारत की वजह से सेमीफाइनल में हारी साउथ अफ्रीका की टीम। एक नजर डालेंगे लंदन में विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर। जानेंगे क्या होगा भारत का एंटी टैरिफ प्लान। देखेंगे चीन ने क्यों अपनी रक्षा बजट में की बढ़ोतरी। और आखिर में बात करेंगे तेलंगाना टनल हादसे की, जहां 13 दिनों से फंसे हैं 8 मजदूर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला 9 मार्च को। विराट के शतक से टीम इंडिया पाक से जीती। सचिन और कोहली में टॉप बैटर बनने की होगी जंग। साउथ कोरिया के फाइटर जेट की अपने लोगों पर बमबारी, 8 में से 1 बम ब्लास्ट, 15 जख्मी। वहीं पायलट की गलती से हुआ हादसा। आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान। अमेरिकी सामान हो सकते हैं सस्ते। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शाही शादी होगी आज। कई वीवीआईपी भी होंगे शामिल। वहीं दिल्ली और इंदौर में होगा रिसेप्शन। महाकुंभ में आतंकी हमले की रची गई थी साजिश। अटैक के बाद पुर्तगाल भागने की तैयारी में था खालिस्तानी टेररिस्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया बड़ा खुलासा। एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अचानक पहुंची शालीमार बाग के स्कूल। अधिकारियों को दिए निर्देश। भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने की रोक, उल्लंघन पर एफआईआर और भारी जुर्माने का प्रावधान। वहीं मुंबई में खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम। कंपनी ने ली 4000 वर्ग फुट जगह, भरेगी 32 लाख किराया। अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में नहर में जा गिरी स्कॉर्पियो कार में सवार 3 युवकों की तलाश जारी। बता दें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मैच के दौरान ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते आए नजर, तो मौलाना भर के रोजा नहीं रखने पर मचा बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर जनसभा को किया संबोधित। कहा राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म नहीं होगा बंद, ठंड में घाम तापो पर्यटन के लिए आए। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव दुबई से 14 किलो सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई हैं। केरल की राजनीतिक गलियारों में ऊंची पहुंच रखने वाली स्वप्ना सुरेश पर भी यूएई से सोने की तस्करी के आरोप लगे। आए दिन हम खबरें देखते सुनते पढ़ते हैं कि दुबई से सोने की तस्करी का खेप पकड़ा गया। सवाल ये है कि दुबई या यूएई या फिर गल्फ देशों से ही भारत में सोने की तस्करी क्यों होती है? क्या दुबई में भारत के मुकाबले सोना सस्ता बिकता है? अगर सस्ता बिकता है तो कितना सस्ता है? प्रश्न ये भी है कि दुबई में आखिर सोना सस्ता क्यों बिकता है? अगर सरल शब्दों में कहें तो भारत के मुकाबले दुबई में सोने की कीमतों का कम होना ही वहां से भारत में गोल्ड की तस्करी का मुख्य कारण है। इस कीमत में 15% आयात शुल्क भी शामिल है। इसके अलावा ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय कर भी जुड़ते हैं। भारत में गोल्ड बार पर मेकिंग चार्ज 5% से शुरू 25 से 28% तक लगता है। इस तरह से सोने की छड़ या सोने की ज्वेलरी की कीमतें अभी के वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाती है। भारत में सोने की कीमतों की तुलना दुबई से करें तो वहां सोना यहां के मुकाबले सस्ता रहा है। दुबई में आजकल 10 ग्राम सोने की कीमतें 82,000 रुपए के पास है। वहीं पश्चिम एशिया का संकट, यूक्रेन वॉर, कच्चे तेल की कीमतें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर के प्रति मूल्य में बदलाव की वजह से सोने की कीमतें बदलती रहती है। पर अमूमन भारत के मुकाबले दुबई में सोना कम कीमत में ही बिकता है।
साउथ अफ्रीकी टीम के लिए अभी भी आईसीसी ट्रॉफी जीतने का लंबा इंतजार जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भी उनकी टीम चोक कर गई। आपको बता दें, जिसके लिए वह जाने जाते हैं, इस मुकाबले में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच काफी हाई स्कोरिंग रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 363 रनों का टारगेट चेस नहीं कर सकी। इस हार के बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी डेविड मिलर ने कहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हार का जिम्मेदार आईसीसी को ठहरा दिया है। डेविड ने टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आईसीसी की यात्रा व्यवस्था पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दरअसल ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है और बाकी टीमों के मुकाबले पाकिस्तान में हुए थे। दूसरी ओर टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच तक ये साफ नहीं हो सका था कि भारत किस टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। ऐसे में ग्रुप बी की दोनों सेमीफाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से दुबई आना पड़ा था। लेकिन भारत की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद साउथ अफ्रीका को एक बार फिर पाकिस्तान लौटना पड़ा, क्योंकि उनका सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाना था। मिलर ने इस अतिरिक्त यात्रा को गलत बताया। डेविड मिलर, फ्लाइट केवल 1 घंटे 40 मिनट की थी, लेकिन हमें ये यात्रा करनी पड़ी, तो जो कि सही नहीं था। ये एक सुबह की फ्लाइट थी, हमें मैच के बाद यात्रा करनी पड़ी, फिर हम दुबई पहुंचे शाम 4 बजे और सुबह 7:30 बजे हमें वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं था कि हम 5 घंटे की फ्लाइट से वापस आ रहे थे और हमारे पास आराम करने और पूरी तरह से ठीक होने का पर्याप्त समय था, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल आदर्श नहीं थी। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया, उनकी कार को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की, तिरंगे का अपमान किया, भारतीय झंडे को फाड़ने की कोशिश की। भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई इस बड़ी लापरवाही की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं। दरअसल ये घटना तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद वहां से निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्स दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और उसने तिरंगे को फाड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे शख्स को पकड़कर वहां से हटा दिया। दरअसल पिछले कुछ सालों में कनाडा, ब्रिटेन जैसे मुल्कों में खालिस्तान समर्थक कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से भारत की चिंताएं बढ़ गई है। खालिस्तानी समर्थक आए दिन यहाँ कुछ न कुछ भारत विरोधी गतिविधि करते रहते हैं। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थियों का ये प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। बता दें, साल 2023 में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडियन असेंबली में घुसकर उत्पात मचाया था, इस पर लगे तिरंगे का अपमान किया था, उसे उतारने की कोशिश भी की थी। बता दें कि एम्बेसी के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। ब्रिटेन में जिस वक्त ये सब हुआ, उस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री थे। बताते चले कि कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उपद्रव किया था। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इस टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ेगा। ये टैरिफ दुनिया के सभी देशों पर 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ऐसे में भारत के पास इस टैरिफ से बचने या फिर इसके असर को बंद करने के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है। खबर है कि कॉमर्स मिनिस्टर वॉशिंगटन का दौरा भी कर सकते हैं। जानकारों की माने तो सरकार अमेरिका से आने वाले अधिकांश औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव कर सकती है, बशर्ते कि वह देश भारतीय वस्तुओं के लिए भी ऐसा ही करे। भारत टैरिफ लाइन की पेशकश कर सकता है। कृषि को प्रस्ताव से बाहर रखा जा सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस टैरिफ से बचने का किस तरह का प्लान बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को और ज्यादा व्यापक और तीखा कर दिया है। उन्होंने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है, जो भारत और दूसरे देशों पर समान रूप से लागू होगा। उनके अनुसार ये रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी जवाब में लगाया गया है। अब भारत किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि अमेरिका इस कदम को उठाता है तो इस तरह के शुल्क भारत के टॉप एक्सपोर्टर जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हीरे, आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स को प्रभावित कर सकते हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए टैरिफ धमकी दी, जिसमें यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के साथ साथ भारत का हवाला देते हुए हाई ड्यूटी लगाने वालों का उल्लेख किया है। बता दें 2 अप्रैल की डेडलाइन की वजह से भारत के पास अपनी प्लानिंग पर काम करने के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस मुद्दे को सुलझाने और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए वॉशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि ट्रंप का ये टैरिफ धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात के करीब 1 महीने बाद आई है। फरवरी में दोनों पक्ष साल के अंत तक व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए थे। चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है, जिससे ये कुल 1.58 ट्रिलियन युआन के बराबर पहुंच गया है। ये लगातार 8वां साल है जब चीन ने अपने सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की ये बढ़ती सैन्य शक्ति भारत समेत पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन सकती है। चीन पहले ही अपने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है और नए हथियारों, हाइपरसोनिक मिसाइलों, युद्धपोतों और हाई टेक रक्षा प्रणालियों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इससे भारत के लिए कौन से बड़े खतरे हो सकते हैं। चीन ने पहले ही पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया हुआ है। चीन ने 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से बॉर्डर पर हवाई पट्टियों, मिसाइल सिस्टम और सैनिकों की तैनाती बढ़ाई हुई है। वहीं डिफेंस बजट में हुई बढ़ोतरी के बाद अब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। इस वजह से भारत को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। वो नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर रहा है। चीन श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे विकसित कर रहा है। ऐसे में हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां भारत के लिए चुनौती बन सकती है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर खतरा भी बढ़ सकता है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में 22 फरवरी को श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल की छत गिर गई थी। हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिनों से फंसे हुए हैं। मजदूरों के बचने की उम्मीद एकदम कम है। हालांकि तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल 5 साल पहले यानी कि साल 2020 में एमबर्ग टेक एजी नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया था। रिपोर्ट में टनल के कुछ फॉल्ट जोन और कमजोर चट्टानों के खतरे को लेकर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को अलर्ट किया गया था। रिपोर्ट के हवाले से बताया कि करीब 14 किलोमीटर लंबे इस टनल के 13.88 किलोमीटर से 13.91 किलोमीटर के हिस्से में चट्टान कमजोर थे। इस हिस्से में पानी भी भरा हुआ था। यहाँ जमीन खिसकने का भी खतरा था। रिपोर्ट कंपनी को दी गई थी। हालांकि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी थी या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। आपको बताते चले साल 2020 में एक अन्य स्टडी में सुरंग में खामियों की बात सामने आई थी। स्टडी में कहा गया कि टनल की खुदाई बिना पुख्ता भू तकनीकी जांच के की गई थी। ये इलाका टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, इसीलिए जमीन की खुदाई कर जांच करने की इजाजत नहीं मिली थी। जब जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से संपर्क किया गया तो उन्होंने रिपोर्ट की पुष्टि की, लेकिन डिटेल जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। एमबर्ग टेक एजी ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और इसका डेटा गोपनीय है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीबी न्यूज़ के साथ।